किराया देने का पैसा नहीं था। तो मकान मालिक ने बोल दिया था भैया 5 महीना हो गया, देख लो, है इससे ज़्यादा नहीं बर्दाश्त करूँगा मैं। क्या मैसेजेस आप हमें देना चाहेंगे जो कि शायद हमारे लिए जिंदगी भर काम के हो सकते हैं? घर वालों ने रोका नहीं सर कभी? बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, ऐसा लग रहा है कि आपसे पूछते जाएं और ऐसे नहीं, मैंने कहा यार आप टेंशन मत लो, मैं बोल लूँगा 2 लाइन जो। बोले नहीं यार, उनको डर इस बात का है कि सामने अमिताभ बच्चन है। जी। मतलब दे तो दिया, और वो लोग कर पाएगा कि नहीं। आपसे पूछना चाहूँगा बस 1-2 शब्दों में, जिंदगी आपके लिए क्या है और आगे की जिंदगी आप कैसे जीना चाहते हैं? तो जीवन में सर हम जैसे बच्चों को आपकी तरफ से क्या क्या मैसेजेस देना चाहेंगे? और आप जैसे लोगों से काफ़ी सीखना है, तो क्या मैसेजेस आप हमें देना चाहेंगे जो कि शायद हमारे लिए ज़िंदगी भर काम के हो सकते हैं? मैं मैसेज यही देना चाहूँगा आने वाले सभी कलाकारों को कि दिस इंडस्ट्री इज ओपन फॉर ऑल। यहाँ कोई किसी को रोक नहीं सकता है। आज हम हैं, कल तुम आओगे, रहोगे, ये सब साइकिल चलते रहती है। बट मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस लाइन में आना चाहते हैं तो सबसे पहले तो अपने आप को तोल लो। उसको बोलते हैं ना, यू कैन जज योर सेल्फ कि व्हाट यू कैन डू बेटर। दूसरी बात यह है कि क्योंकि सबसे ज़्यादा जज करने वाले आप खुद ही होते हैं अपने आप को। करेक्ट। क्योंकि एक तो, और दूसरा आप में कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। समझे ना, कि आप ये देखो कि भाई आप एक्टर ही क्यों बनना चाहते हो या आप डायरेक्टर ही क्यों बनना चाहते हो, तो वो एबिलिटी है या नहीं, उसका वो होना बहुत ज़रूरी है जी। अगर वो नहीं है तो वो इस इंडस्ट्री में अगर आना है तो यहाँ के ग्लैमर को देख के मत आइए, यहाँ की चकाचौंध को देख के मत आइए। ये नहीं कि यहाँ तो इतना बंगला होगा, इतना बड़ा बंगला होगा, ये गाड़ी होगी और ये होगा, मज़ा आ जाएगा, शौक होगी, लोग कहेंगे हाँ ये वो उस हिसाब से मतलब जब मैं ऐसे नहीं आया। आप तो बहुत सिंपल लग रहे हैं, मतलब मैं इतनी सारी फिल्में आपने की उसके बावजूद भी इतना हम्बल। मैं क्या देखिए सर, मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर एक्टिंग नहीं करूँगा तो मैं क्या करूँगा, फ्रैंकली स्पीकिंग जी। क्योंकि मैं जब 6th स्टैंडर्ड में था तब से मैंने एक्टिंग शुरू कर दी। ओके। स्टेज में जा करके कुछ ना कुछ बोलना, कुछ ना कुछ मोनो एक्टिंग करना, कुछ गाना गाना, कुछ ना कुछ मैं करते रहता स्टेज में जाकर, मेरे को शौक था स्कूल से ही। तो आप अपने आप को ये देखिए कि आप क्या करना चाहते हो। पहली बात तो ये, तो सबसे पहले देखो कि भाई आप में है क्या चीज़, कौन सा ऐसा हुनर है, कौन सा ऐसा टैलेंट है। भाई आप अच्छे डॉक्टर भी हो सकते हैं, बहुत अच्छे इंजीनियर भी हो सकते हैं, बहुत अच्छे पेंटर भी हो सकते हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर हो सकते हैं, बहुत अच्छे फुटबॉलर हो सकते हैं। मतलब तो मालूम हो जाएगा ना आपको आप क्या कर सकते हो बेटर। तो और जो भी फील्ड आपको लगता है कि यार हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो अपनी पूरी ईमानदारी के साथ लग जाइए। घर वालों ने रोका नहीं सर कभी? हाँ बिल्कुल रोका। मेरे घर वाले बिल्कुल नहीं चाहते ये मेरे घर वाले तो मतलब इसको क्या बोलते हैं, उसको भांडगिरी जिसको बोलते हैं। अरे यार ये तो भांडगिरी है, ये तो क्या मतलब नाचने गाने वाली बात हो गई उनका मेरा। तो उस तरह का था। बट मेरे बड़े भाई जो थे ना, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे बड़े भाई महफूज खान थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उनको लगा यार नहीं ये तो वो क्या, वो बाहर निकलते थे ना, उनको देखते थे, वो दोस्त लोग उनको बताते थे, वो देखते भी थे, अरे यार ये तो ये इसमें ज़्यादा वो है। तो उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया जी, भैया ये यही कर सकता है, समझे ना। तो कोई ना कोई एक आदमी सपोर्ट करने वाला मिल जाए तो उसमें आपको बहुत फ़ायदा होता है। तो ही पुष्ट भी तो थोड़ा मोनेटरी भी, मतलब कि यार पैसे दे दो, ये कर दो, वो कर दो, है ना। छुपा करके फादर से मदर से छुपा करके पैसे दे दिए, ये कर दिए, चल जाओ देखता हूँ, मैं देख लूँगा, मैं संभाल लूँगा। तो मेरे भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इस वजह से मैं मुंबई आया। और अभी क्या लगता है ना, अभी घर वालों को क्या लगता था पता नहीं, ये गया। और दैट टाइम व्हेन आई केम टू मुंबई, दैट टाइम मतलब 1975 में आया था। उस समय कोई फोन नहीं, कुछ नहीं था सर। और नहीं वहाँ मुंबई आना मतलब ऐसा लगता है जैसे आज मैं सोचूं अमेरिका जाना है या वर्ल्ड टूर करना है या एक ऐसी जगह जाना जहाँ पर हमने सोचा कैसे जाएंगे यार, कैसे जाएंगे वहाँ पर, ना तो पैसा है ना कुछ, क्या करेंगे कैसे। उसी तरह मुंबई का था, क्योंकि फिल्मों में वही सीन दिखाते थे, मुंबई गए और किसी की अटैची रखी थी, वो चोरी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो, अभी तो खैर और ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन वो टाइम पे तो ऐसा था कि मुंबई जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे। लेकिन जो वो कहते हैं ना कि यू जस्ट वंस यू रोल द बॉल एंड बॉल मूव, यू नो, कि भाई आपने एक किक मारना होता है बॉल को, तो बॉल कहीं ना कहीं तो जाएगी। इसी तरह वो होता है। और अब आप यहाँ पर आ गए तो आप हाथ पैर तो मारना है, क्या करना है सब। तो अच्छा ब्रेक जो होता है ना, वो यही मैं कहूँगा कि मुझे नाटक से ही मिला है। फिल्म थी थोड़ी सी बेवफाई। अच्छा। उसमें इस्माइल श्रॉफ डायरेक्टर थे, वो भी नाटक से मुझे मिला था।
तो उसमें मेरे, अगर आप देखेंगे मेरी फिल्म थोड़ी सी UFI राजेश खन्ना मैंने समाना, देखी है, हाँ। तो उसमें एक दुबला पतला सा एक वर्कर, ये जो डायमंड कटर होते हैं ना, उसका रोल था मेरा, जहाँ पर वो डायमंड को पॉलिश करता है, वो उस तरह का रोल था। 2 दिन का मैंने शूट किया था, राजेश खन्ना के साथ ही शूट था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अपना जो भी सीन कर रहा था, मैं राजेश खन्ना के साथ ही सीन था मेरा। एंड वो टाइम पे राजेश खन्ना का जो क्रेज था ना, मैं आई कांट एक्सप्लेन, मतलब लोग ऐसे दिखते रहते थे उनको, छुप छुप को देखते राजेश खन्ना कहीं से दिख जाए। दैट टाइम आई प्लेड, तो आई वाज सो एक्साइटेड किया चलो राजेश खन्ना के साथ काम करें, और सीन भी पता चला कि राजेश खन्ना के साथ ही है। तो 2 सीन मैंने किए थे राजेश खन्ना के साथ, एंड इट वाज आई थिंक 1981 या 82 की फिल्म थी वो, थोड़ी वो है। ये उसके बाद फिर अपना फिर एक बच्चन साहब के साथ फिल्म थी कालिया, उसमें भी एक सीन था उसमें, तो रामदीन करेक्टर था उसमें, मेरे को अच्छी तरह याद है। तो वो टाइम तो ऐसा था कि मतलब जहाँ मैं गेस्ट हाउस में रहता था, तो वो किराया देने का पैसा नहीं था, तो मकान मालिक ने बोल दिया था भैया 5 महीना हो गया, देख लो, है इससे ज़्यादा नहीं बर्दाश्त करूँगा मैं। और दैट टाइम द किराया वॉज 125 रुपये था। अच्छा। तो कुछ उनके कुछ बनते थे, कुछ 500 रुपये करीब, है ना। तो बड़ा मुश्किल हो गया था। तो पता चला कि कालिया फिल्म बन रही है, तो हमारे एक दोस्त है जो टीनू आनंद डायरेक्टर को जानते थे, उनसे मिल करके रिक्वेस्ट करते हुए गए उनके पास, बहुत रिक्वेस्ट की, सर ऐसा ऐसा है, उन्होंने बोला पैसे को रोल ही नहीं तो मैं क्या दूँ, मैंने कहा सर प्लीज़ कर लीजिए सर। तो बोले क्या बात बोल रहा हूँ ना, रोल नहीं है। मैंने कहा सर कुछ तो कर दीजिए। तो फिर उन्होंने कहा चल भाई एक रोल दिया उन्होंने छोटा सा अमिताभ बच्चन के साथ, लेकिन वो डरे हुए थे बहुत, ये रोल कर पाएगा कि नहीं, लाइन बोल पाएगा कि नहीं जी। तो बार बार बोलते थे अरे भाई तू बोल लेगा ना, लाइन है तेरे को दे तो दिया यार, अमिताभ बच्चन के साथ है, डरेगा तो नहीं। तो ये होता था कि पता नहीं अमिताभ बच्चन के सामने, ये उनको मालूम था मेरा बैकग्राउंड कि मैं थिएटर से आया हूँ, बट वो है कि डरते रहे। वो 2 बजे की शिफ्ट था, अमिताभ बच्चन जब आए तो वो डर गए और बोले यार वो पूछ रहे उसको लाइन देख लो, असिस्टेंट को उन्होंने बोला। तो असिस्टेंट मेरे पास आया, बोले सर वो बहुत डर के घबराए हुए। मैंने कहा यार आप टेंशन मत लो, मैं बोल लूँगा 2 लाइन जो। बोले नहीं यार वो डर इस बात का है कि सामने अमिताभ बच्चन है जी। मतलब दे तो दिया, वो लोग कर पाएगा कि नहीं। तो बोले सर मैंने तो बोल दिया, लाइन तो याद है उनको, मेरे सामने लाइन भी बोल के बता दिया उन्होंने, और यार उसको संभाल लो। बच्चन साहब जब आए सेट पे ना तैयार होकर के, तो बच्चन साहब बोला हाँ भाई क्या बात है, क्या है सीन, क्या है टीनू। तो टीनू साहब बोला ऐसा है, वो रामदीन एक करेक्टर है, उसकी बीवी को बच्चा होने वाला है, बहुत परेशान है, बाहर ऐसा पीढ़ी पी रहा, तो थोड़ा घबराया हुआ है, और शादी हुई है, पहला बच्चा है, तो बहुत टेंशन में है वो। घर की औरतें आई हुई हैं, इधर की पड़ोस की, उसको समझा रही हैं और उसके लिए कर रही हैं। तो आप आते हैं वहाँ, जाते हैं औरतों के बीच में, अरे भाई थोड़ा जाओ, मैं आ गया हूँ, चलो क्या प्रॉब्लम बताओ हमसे। तो औरतें बोलती हैं कि तुम क्यों अंदर आ रहे हो, औरतों को, वही औरतों का काम है, तुम जाके रामदीन को समझाओ, परेशान है बेचारा, उसको समझा के कुछ नहीं को ठीक हो। किधर है रामदीन, बोले इधर हो। फिर वो बच्चे साहब आते हैं, ये वो सब सर ये आवाज ऐसी बदल के कैसे निकाल लेते हो? नहीं वो तो मैं अब ये बच्चन साहब को उन्होंने बताया कि ये सीन ऐसा है, तो फिर उन्होंने बोला आजा भाई हु इज डूइंग दिस रामदीन। तो टीनू साहब ने बोला बुलाओ ही मुश्ताक खान को, बुला। तो मैं तो कोने में बैठा हुआ था, जब बच्चन साहब आए जहाँ पे शूट करना था, तो मैं निकल के आया। जब निकल गया तो बच्चन साहब ने मुझे देखा, ओह कम है यू आर डूइंग दिस, एंड लिटरली उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा। यू नो दिस इज वेरी गुड एक्टर यार, आई हैव सीन हिज प्ले इन पृथ्वी थिएटर, आई हैव सीन योर प्ले बकरी, आई हैव सीन योर प्ले लोककथा, फैंटास्टिक। तो टीनू आनंद जो डायरेक्टर ऐसा हो गया मुझे देखकर, तूने मुझे बताया आपको मैं क्या बताऊं कि थिएटर करना। एंड मुझे ये भी नहीं मालूम था कि बच्चा साहब कब प्ले देखने आए थे जी। तो वो उन्होंने फिर मुझे बताया कि आई हैव कम विथ जया पृथ्वी थिएटर में, आपका मैंने प्ले देखा, दोनों प्ले बहुत अच्छा रोल किया था आपने, वो सब। तो इस तरह से एक थिएटर ने बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, ऐसा लग रहा है कि आपसे पूछते जाएं और ऐसे कुछ न कुछ ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं, बहुत अच्छे तो होते थे। तो फिर वो बच्चन साहब इतने अच्छे, जितने अच्छे एक्टर हैं उतने अच्छे ह्यूमन बीइंग भी हैं वो, बहुत अच्छा। उसके बाद फिर वही बच्चन साहब, जब मैंने शादी की उसके बाद, अब देखिए ऐसा इत्तेफाक होता है, फिर मैं चला गया, मैंने कहा साहब मैंने शादी कर ली है, अभी मेरे पास रहने को अकोमोडेशन नहीं है, ये वहाँ। अच्छा आई नो व्हाट डू यू वांट।
तो उनको मालूम हो गया, क्योंकि ये सीएम कोटे का एक वो होता था, एक कोटा होता था सीएम का, जो मतलब 10% बोलते थे उसको। ओके 10% मतलब वो कि जो बिल्डर जैसे बिल्डिंग बना रहा है, उसमें सपोज उसने उसके 100 फ्लैट है, तो 10% 10% मतलब 10% वो सीएम के हिसाब से अलॉट करेगा, और उसकी कीमत बहुत कम होती थी। जैसे जनरल अगर वो फ्लैट की कीमत 10 लाख है, तो वो हमको 2 लाख में मिल जाएगा। अच्छा, इतना कम? हाँ, तो वो ये फैसिलिटी मिलती थी कलाकारों को, फ्रीडम फाइटर्स को, स्पोर्ट्समैन उनको मिलती थी। लेकिन उसके लिए प्रूफ होना चाहिए, और उसके लिए ये होना चाहिए कि भाई आपके पास कोई अपने नाम का, तुम्हारे अपने नाम का कोई फ्लैट नहीं है। तो वो मैंने उनको बोला। दैट टाइम आपको याद होगा कि वो बच्चन साहब इलेक्शन जीते थे कांग्रेस की तरफ से, लोगों पर आए तारा आबाद से, याद है आपको? जी जी। और शरद पवार जी जो थे सीएम थे यहाँ, तो उन्होंने ओके नो प्रॉब्लम, आई गिव अ लेटर, यू जस्ट गो टू शरद पवार जी। उन्होंने एक अच्छा सा लेटर दिया कि ही नोज मी वेरी वेल, दिस ही डजंट हैव। पूरी दुनिया के सभी लोगों को आपने, आपके कलाकारी के कारण आपने उनका दिल छुआ। हाँ, नहीं एक था वो, और बच्चे साहब जानते भी थे कि ये थिएटर का आर्टिस्ट है और जेन्युइन है। अभी शादी हुई है, तो फिर हम एक फिल्म उनके साथ शूट कर रहे थे, लाडला। तो मेरे वाइफ को भी लेके गया था, बताया था सर मैंने शादी की है सर, और रियली नहीं था कॉपरेशन, हमारे पास कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने फिर वो किया, लेटर दिया, तो फिर शरद पवार ने उसको साइन किया, और देन आई गॉट दैट फ्लैट। सर आज तो आपके पास समय काफ़ी कम है, तो ये मुलाकात तो बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। आपसे पूछना चाहूँगा बस 1-2 शब्दों में, ज़िंदगी आपके लिए क्या है और आगे की ज़िंदगी आप कैसे जीना चाहते हैं? जिंदगी एक रंगमंच है, हम सब उसमें काम करने वाले कलाकार हैं, जिसकी डोर उस मालिक के हाथ में। कब कौन यहाँ आएगा, कब कौन यहाँ से उठेगा, वो जानता है। तो ये है कि हम एक कलाकार की तरह यहाँ पर, जैसे हम लोग एक्टिंग करते हैं कैमरे के सामने, हम सभी लोग बाकी ज़िंदगी में एक्टिंग करते हैं, या जो भी आप कर लो, आप सब अपना अपना काम कर रहे हैं, अपना अपना रोल कर रहे हैं, है ना भाई, और उसकी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इस रोल को जितनी खूबी से और जितनी मतलब खुश होकर के और ईमानदारी के साथ, और सबका साथ लेके, सबको प्यार बांटते हुए अगर जितना हम लोग इस ज़िंदगी को गुजारें जो ऊपर वाले ने हमको दिए, और अभी जैसे कि हमने जितना भी था, जो भी हालात थे, जो भी स्ट्रगल किए, करते रहे, ईमानदारी के साथ काम किया, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, किसी का नुकसान नहीं किया, आगे बढ़ते रहे, काम किया, और जो भी मिला उसका शुक्र अदा करते रहे, और आगे भी करते रहेंगे। How wonderful sir, this is such a lovely thing sir। बस युवाओं के लिए एक और मैसेज आपकी तरफ से दे दीजिए। युवाओं के लिए तो बहुत मैं क्या कहना चाहूँगा, मैं शुभकामनाएं दे सकता हूँ। जो भी युवा जिस फील्ड में भी है, काम करते जाएं, ईमानदारी के साथ काम करते जाएं, अपने घर वालों का और देश का नाम रोशन करें। क्या बात है, ऑल द बेस्ट। वाह। सो दोस्तों, ये थे मुश्ताक खान सर, जिन्होंने बहुत सारी फिल्में की, बड़े से बड़े कलाकारों के साथ काम किया, हम सभी को बहुत हंसाया, बहुत एंटरटेन किया। आज तक इतने जिंदा दिल, इतने खुश मिजाज इंसान हैं कि इनसे बात करते करते ऐसे लग रहा है जैसे कि एक परिवार की तरह हैं, एक दोस्त की तरह हैं, और कब समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता। ये इंटरव्यू तो छोटा है। इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर आपको मुश्ताक खान सर को और सुनना है तो कम से कम 1 लाख लाइक इस वीडियो पे होने चाहिए, ताकि हम मुश्ताक खान सर को और आपके सामने ला सकें, और किसी न किसी वीडियो के माध्यम से, और किसी न किसी शो में, हमारे जीत के जुनून या मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में। थैंक यू सो मच मुश्ताक सर, एंड रियली अप्रिशिएट कि आपने इतना समय निकाला। आप कहीं व्यस्त हैं काफ़ी, लेकिन उसके बावजूद भी ये समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू भूपेंद्र, थैंक यू, जय हिंद।